हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रबिया ख़ान और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। जब से ईरान जंग शुरू हुई है तब से हम ऑन एंड ऑफ इस जंग के हवाले से जो है वो वीडियोस बनाते रहते हैं, लेकिन मकसद जो है वो ये है कि रोज़मर्रा की जो न्यूज़ आती है उससे आपको अपडेट ना किया जाए, क्योंकि वो तो आपको कहीं ना कहीं से जो है वो मिल ही जाती है। लेकिन इस जंग के कुछ ऐसे एंगल्स निकाल कर, कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल कर, रिसर्च कर कर आप तक जो है वो पहुंचाई जाए, जो कि नॉर्मली जो है वो आप मीडिया पर नहीं देख रहे होते। तो आज की वीडियो भी इसी हवाले से है तो ट्रम्प की जंग बंदी के हवाले से, लेकिन इसमें जो डिफरेंट एंगल हम डालेंगे वो ये कि क्यों आखिरकार जो है वो ट्रम्प इतनी जल्दी भागकर जो है वो इस जंग से निकलना चाहते हैं। सो स्टे ट्यून, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ट्रम्प अब फाइनली ऐलान कर चुके हैं कि ये एंड ऑफ वॉर है विद ईरान, मतलब जंग जो है वो खत्म हो गई है, यानी कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का दी एंड है। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का कहना है कि हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं। अब जब अहदाफ की बात आती है तो ना सिर्फ दुनिया भर से बल्कि अमेरिका के अपने अंदर से, यहाँ तक कि रिपब्लिकन्स भी जो है वो ये सवाल उठा रहे हैं ट्रम्प के ऊपर कि ये कौन से अहदाफ हैं ईरान के साथ जो आपने हासिल कर लिए हैं। तो ज़रा पता तो चले कि ये कौन से अहदाफ हैं, क्योंकि शुरू से अब तक ट्रम्प बार बार जो है वो गोल्ड पोस्ट चेंज ही करते आए हैं। इस जंग के आगाज़ में जो मकासद थे वो जंग के इख्तिताम पे बिल्कुल मुख्तलिफ जो है वो नज़र आते हैं, और ये मुख्तलिफ अहदाफ भी, मुख्तलिफ गोल्स और टारगेट्स जो कि जंग के एंड में नज़र आ रहे हैं, वो भी ट्रम्प का मानना है कि वो अचीव कर लिए हैं उन्होंने। तो उनका ये दावा भी बिल्कुल गलत है। ट्रम्प इस मामले में भी डिलूजनल ही नज़र आ रहे हैं। वैसे आपको पता है कि रीसेंट एक सर्वे के मुताबिक जो 60% अमरीकी आवाम है वो समझती है कि ट्रम्प मुल्क को लीड करने के लिए मेंटली अनफिट है, उनकी मेंटल हालत ठीक नहीं है कि वो अमरीका को लीड कर सकें। और ये आपको पता है कि ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे 60% आवाम एक सर्वे के मुताबिक जो बाइडन को भी समझती थी, स्लीपी बाइडन कहती थी, और खुद ट्रम्प जो है वो इसमें आगे आगे थे और उनका जो है वो मजाक बनाते थे। तो अब सिचुएशन ये है कि मामला सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर आकर खड़ा हो गया है कि किसी तरह बस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के जो ऑपरेशंस हैं वो जंग से पहले वाली सिचुएशन पर वापस चले जाएं। ट्रम्प अब किसी तरह जान छुड़ाकर बाय हुक और क्रूक इस जंग से निकलना चाहते हैं। 28 फेब को शुरू होने वाला ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म करने का फैसला तो कर लिया है ट्रम्प ने, लेकिन दो बड़े अहदाफ हैं जिसके बारे में बार बार ट्रम्प और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने बार बार मीडिया पर आकर बात की है, और वो है नंबर 1 कि ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को ख़त्म करना, यानी कि मिसाइल्स, उनके लॉन्चर्स, उनके ड्रोन्स, आर्म फैक्ट्रीज, नेवल पावर, उस सब को उनका कहना है वो ऑब्लिटरेट कर चुके हैं। और दूसरा उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना, यूरेनियम एनरिचमेंट को रोकना, और जो हाईली इनरिच्ड यूरेनियम उनके पास मौजूद है उसको कहीं और मुंतकिल कर लेना। ये है अव्वलीन मकासद। अब बात चाहे न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने की हो या फिर ईरान के मिसाइल और नेवल पावर को ख़त्म करने की, ये दोनों ही दावे थोड़े खोखले नज़र आते हैं। जहाँ तक मिसाइल और ड्रोन स्टॉक्स की बात है तो कुछ लीक्ड इंटेलिजेंस असेसमेंट्स ये सजेस्ट करती हैं कि ईरान ने इनफैक्ट अभी तक अपनी हाफ जो प्री वॉर पावर थी उसको मेंटेन किया हुआ है। हाफ ऑफ इट इज स्टिल विद ईरान। आपको याद होगा हाल ही में बस चंद दिन पहले ही ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक यूएस की जो सेंट्रल कमांड है यानी कि सेंटकॉम, उसने पेंटागन से दरख्वास्त की थी कि आर्मी का डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम मिडिल ईस्ट में भेजा जाए ताकि ज़रूरत पड़ने पर ईरान के अंदर गहराई में मौजूद जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनको जो है वो टारगेट किया जा सके। आप जानते हैं ये जो डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल है ये है क्या? सिर्फ स्पीड की वजह से ये नहीं, बल्कि अपनी बहुत ज़्यादा कॉस्ट की वजह से भी दुनिया का महंगा तरीन वेपन जो है ये माना जाता है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस सिस्टम का हर मिसाइल, यानी कि हर मिसाइल तकरीबन $15 मिलियन का है, जबकि इसकी पूरी बैटरी सिस्टम की कॉस्ट जो है ना वो भी तकरीबन $2.7 बिलियन की बताई गई है। अमेरिका के पास फिलहाल इस मिसाइल के सिर्फ चंद ऑपरेशनल यूनिट्स हैं और इसीलिए इसकी डिप्लॉयमेंट को बहुत सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक
डिसीजन जो है वो समझा जा रहा है। अब अगर अमेरिका ने पूरी तरह से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को, उनके जो ड्रोन कैपेबिलिटीज़ हैं, उनकी जो भी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं, या उनका यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम जो है उसको तबाह कर दिया है, तो ये डार्क ईगल का प्रपोजल क्यों दिया गया? अभी तो चंद दिन पहले तक आप इतने डेस्परेट थे अपने अहदाफ हासिल करने के लिए कि आप डार्क ईगल मिसाइल के प्रपोजल की जो है वो बात कर रहे थे, लेकिन चंद ही दिनों में ऐसा क्या हो गया कि फौरन जंग बंदी हो गई और आपने कहा आपने अपने तमाम अहदाफ जो है ईरान में हासिल कर लिए हैं। ये दावे इसलिए खोखले हैं, इसलिए क्योंकि इजराइल और अमरीकी अफवाज ये समझ चुके हैं कि सरफेस लेवल पे तो उन्होंने ईरान की दिफाई ताकत को ऑलमोस्ट 90% तक तबाह कर दिया होगा, लेकिन एक इजरायली जरीदे के मुताबिक अब भी ईरान के पास कई 100 मिसाइल लॉन्चर्स हैं और तकरीबन 1000 के करीब मिसाइल्स हैं। और ये इसलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि ये लॉन्चर्स, ये मिसाइल ज़मीन पर नहीं बल्कि ज़ेरे ज़मीन जो अंडरग्राउंड तामीर करदा ईरान की मिसाइल सिटीज़ हैं उसमें महफूज है। और ये टाइम्स ऑफ इजराइल रिपोर्ट कर रहा है। अप्रैल के महीने में उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि लीक सैटेलाइट और इमेजरी जो है और इंटेलिजेंस जो है वो ये बताती है कि अब भी ईरान के पास मिसाइल्स और ड्रोन्स का आधे से ज़्यादा स्टॉक पाइल मौजूद है। ये तो दुनिया जानती है वैसे कि ईरान ने पहाड़ों के नीचे सख्त चट्टानों के अंदर कई 100 मीटर अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ बना रखी हैं। ये ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिनके बारे में ईरान दावा करता है कि यहाँ से मिसाइल लॉन्च भी किए जा सकते हैं और उनको यहाँ पर महफूज भी रखा जा सकता है। आप जानते हैं ईरान का 50% से ज़्यादा का रकबा पहाड़ी है और इन्हीं पहाड़ियों के नीचे हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसी टनल्स में मौजूद हैं जो लगभग 100 मीटर से 500 मीटर तक गहराई में हैं। ये कोई आम मिलिट्री बेसिस नहीं है, ये बाकायदा अंडरग्राउंड शहर हैं जो कि ईरान के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जहां इतनी चौड़ी सड़कें हैं कि मिसाइल लॉन्च करने वाले जो स्पेशल ट्रक्स होते हैं वो वहां से गुजर सकते हैं। ऑटोमेटेड रेल सिस्टम है वहां पे जो मिसाइल्स को लॉन्च पोजीशन तक ले जाते हैं। रिफ्यूलिंग स्टेशंस हैं, बिजली के जनरेटर्स हैं, कमांड सेंटर्स हैं और दर्जनों टनल्स हैं जो इनको आपस में कनेक्ट करते हैं। और इनके बारे में ये दावा किया जाता है कि दुनिया का कोई सैटेलाइट, स्पाई प्लेन या बंकर बस्टर बॉम्ब इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी इन टनल्स को, आपको पता है क्या कहती है? वो कहते हैं कि ये सबसे कॉम्प्लेक्स अंडरग्राउंड मिलिट्री नेटवर्क है। और आईआरजीसी के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादे ने एक बार ये कहा था कि अगर हम हर हफ्ते भी एक मिसाइल सिटी सामने लाएं तब भी इन्हें ख़त्म करने में 2 साल से ज़्यादा का वक्त लग जाएगा। امروز ما شروع بکنیم هر هفته یه رونمایی از یه شهر مشکل داشته باشیم، هر هفته تا 2 سال دیگه تموم نمیشه। इसकी एक मिसाल जो है वो केशम आइलैंड की है। आपने देखा होगा कि ट्रंप ने अभी प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो अनाउंस किया था ताकि जो फंसी हुई शिप्स हैं उनको यूएस वॉरशिप्स जो है वो एस्कॉर्ट करके और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से बाहिफाजत और सिक्योर तरीके से जो है वो ले जा सके। लेकिन ये ऑपरेशन जो है प्रोजेक्ट फ्रीडम इंतहाई मुश्किल और नामुमकिन नज़र आता है और ट्रंप ने भी इस प्रोजेक्ट को रोक दिया। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रेट के करीब वाक़ कई ऐसे आइलैंड्स हैं जहां से ईरानी बोट्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स इन पर अटैक कर सकते हैं। इन्हीं आइलैंड्स में जो ये केशम आइलैंड भी शामिल है। इन आइलैंड्स को अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहा जाता है। केशम आइलैंड को अपनी लोकेशन और बनावट की वजह से ईरान का जियोलॉजिकल मार्वल भी कहते हैं और यहाँ अंडरग्राउंड नेवल बेसिस का एक बहुत बड़ा नेटवर्क मौजूद है जो कि ज़मीन के अंदर है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कॉम्प्लेक्स इलाका है जिसको एक ज़माने में फ्री ट्रेड इंडस्ट्रियल जोन स्टेटस की वजह से इसको इंडस्ट्रियल हब माना जाता था, लेकिन अब इस जंग में जो है ये फ्रंट लाइन फोर्ट्रेस यानी जंगी मैदान का सबसे मजबूत और अहम किला बनकर जो है वो सामने आया है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि यहाँ मिसाइल सिटीज़ का, अंडरग्राउंड सिटीज़ का एक बहुत बड़ा नेटवर्क मौजूद है जहाँ ड्रोन्स, फास्ट अटैकिंग बोट्स, कोस्टल बैटरीज और मिसाइल जो हैं वो ज़ेरे ज़मीन छुपाए गए हैं। ये बेसिकली स्ट्रेट को अफेक्टिवली कंट्रोल करने में काम आते हैं। ये आइलैंड्स अपनी लोकेशन की वजह से ज़ाहिर है ईरान की जो एसिमेट्रिक नेवल पावर है उसका मरकज़ बन चुके हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह जब यूएस वॉरशिप्स इस प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जहाज़ों को एस्कॉर्ट करने की कोशिश कर रहे थे और स्ट्रेट से गुजरना चाहते थे, तब ईरान की जानिब से उन पर फायर किए गए, जो कि एक वार्निंग थी कि यहाँ आप ईरान की मर्जी के बगैर यहाँ से
नहीं गुजर सकते। अंडरग्राउंड सिटीज़ का एक ऐसा जाल यहाँ पर बिछाया गया है जो कि नहायत कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ से ईरान की जो मस्कीटो फ्लीट स्ट्रैटेजी है उसके तहत सैकड़ों छोटी बोट्स जो कि बहुत तेज़ रफ्तार बोट्स होती हैं वो दुश्मनों के जहाज़ों को टारगेट करती हैं और फ़ौरन साहिल के करीब जो खुफिया गाहें हैं, जो केव्स हैं, गार बने हुए हैं, उनमें जो है वो वापस चली जाती हैं। ये अंडरग्राउंड सिटीज़ यूएस और इजराइल के लिए बवाले जान बन चुकी हैं, और ख़ुद इजरायली फोर्सेस एतराफ़ कर चुके हैं इस बात का कि इनकी गहराइयों तक पहुंचना नामुमकिन है। वैसे तो कोई ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ईरान के पास कितनी सीक्रेट अंडरग्राउंड टनल्स हैं या कितनी जो है वो अंडरग्राउंड सिटीज़ हैं, लेकिन कुछ एस्टिमेट्स हैं, रफ एस्टिमेट्स, जो कि ये बताते हैं कि ये तकरीबन 20 के करीब मेजर अंडरग्राउंड सिटीज़ होंगी, जबकि 100 से ज़ायद टनल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ सिर्फ पर्शियन गल्फ के आइलैंड्स तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क में जो है वो फैली हुई हैं, ख़ासतौर पर साउथ में, और इसमें इस्फहान, करमनशाह, खुरामाबाद, तबरेज़ जैसे इलाकों तक जो है ये अंडरग्राउंड सिटीज़ नज़र आती हैं। कई पिक्चर्स भी रिलीज़ हुई हैं, IRGC ने खुद पिक्चर्स रिलीज़ की हैं अंडरग्राउंड सिटीज़ की, जिसमें देखा जा सकता है कि पूरे रेल सिस्टम हैं, चौड़ी सड़कें हैं, मिसाइल लॉन्चर्स हैं, ट्रक्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और वो यहाँ पर स्टोर किए जाते हैं। एक पूरा सिक्योरिटी नेटवर्क जो है वो यहाँ पर मौजूद है। कई 100 टनल्स भी हैं जो कि इनको रास्ता प्रोवाइड करते हैं। इनमें आपने अक्सर इस्फहान, फोर्डो के बारे में सुना होगा, क्योंकि ये इसलिए मशहूर है क्योंकि ये ईरान के बीचों बीच साउथ में जो है वो मौजूद है, और यहाँ जदीद टेक्नोलॉजी से भरपूर अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्सेस जो है वो बनाए हुए हैं। और इनकी अहमियत इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ मिसाइल्स वगैरह बल्कि ईरान का जो इनरिच यूरेनियम है वो भी यहाँ पर महफूज रखा गया है, और इसीलिए ये फोर्डो और इस्फहान जो है वो हमेशा इजराइल के निशाने पर होते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये इतनी गहराई में है ये मिसाइल सिटीज़ कि इजराइल के पास वो टेक्नोलॉजी ही मौजूद नहीं कि इनको पेनिट्रेट कर सके। इसीलिए पिछले साल अमेरिका ने ये बेड़ा उठाया था। आपको याद होगा पिछले साल होने वाली 12 दिन की जंग में अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया था। ये वो बॉम्ब्स हैं दैट आर केपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग ईरान्स डीपेस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटीज सच एज फोर्डो। 14 बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया था अमेरिका ने इस ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में। फोर्डो जो कि 100 किलोमीटर पर मबनी होगा तकरीबन साउथ वेस्ट ऑफ तेहरान में, ये एक बुलंद तरीन पहाड़ के नीचे दफन है जहां सबसे ज्यादा सेंट्रीफ्यूग्स मौजूद है जो कि यूरेनियम एनरिचमेंट में काम आते हैं और जिसको पेनिट्रेट करना सबसे मुश्किल है। इवन बंकर बस्टर भी जमीन की 60 मीटर गहराई तक पहुंच सकते हैं, जबकि ईरान की कुछ अंडरग्राउंड फैसिलिटीज तो 500 मीटर तक भी गहरी हैं। लास्ट ईयर होने वाले इन अटैक्स के बाद अमेरिका का ये दावा था दैट वी हैव ऑब्लिटरेटेड ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, लेकिन इस बार फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम को ही जवाब बनाकर अमेरिका ने अटैक किया, जो इस बात का सबूत है कि बंकर बस्टर के इस्तेमाल के बावजूद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब भी इंटैक्ट है। IAEA ने खुद रीसेंट रिपोर्ट्स में ये बताया है। उन्होंने कहा है कि ईरान का जो इनरिच यूरेनियम है वो आज भी इस्फहान के नीचे ज़मीन के अंदर दफन है, और US इंटेलिजेंट असेसमेंट जो आई है तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में, उन्होंने भी कहा है कि इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ब्रॉडली अनचेंज्ड है। मतलब 2 महीने की जंग के बावजूद, जिसका मकसद ही था कि ईरान को रोका जाए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से या उनके यूरेनियम एनरिचमेंट को रोका जाए, वो आज 2 महीने की जंग के बाद भी वहीं का वहीं खड़ा है। जबकि फोर्डो के हवाले से फेबियन हिंस जो कि एक्सपर्ट हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के, उनका कहना है कि इजराइल जो है वो हिट तो कर सकता है फोर्डो की एंट्रेंस को, और टेम्परेरली जो है वो उस फैसिलिटी को ब्लॉक कर सकता है, लेकिन इजराइल के पास अर्थ पेनिट्रेटिंग बॉम्ब्स हैं ही नहीं जिससे वो इस पूरे माउंटेन को ब्लो अप करके और इस न्यूक्लियर फैसिलिटी को अंदर से तबाह कर सके। तो ये तो हो गया ईरान का यूरेनियम इनरिचमेंट या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो इवन वेस्टर्न रिपोर्ट्स के मुताबिक आज भी इंटैक्ट है, और ना ही ये 60% इनरिच यूरेनियम किसी और मुल्क को ट्रांसफ़र किया गया है। अब आ जाते हैं ट्रंप के दूसरे हदफ पर, यानी कि ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं, जो उनका मिसाइल प्रोग्राम है, जो उनके ड्रोन स्टॉक पाइल्स है, जो उनकी नेवल पावर है, सबको जो है वो ऑब्लिटरेट कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है इस 2 महीने की जंग के दौरान। टाइम्स ऑफ इजराइल तो ये रिपोर्ट कर रहा है कि इजराइल को इस बात का खदशा है कि बैलिस्टिक मिसाइल इशू इज़ नॉट ऑन द टेबल। जब एग्रीमेंट करने जा रहा है US और ईरान, तो शायद ऐसा एग्रीमेंट हो जाए दैट विल अलाउ ईरान टू कंटिन्यू बिल्डिंग अप इट्स मिसाइल प्रोग्राम। तो ये खदशा इजराइल को इस वक्त भी है।
क्योंकि इस वक्त तो सीज फायर है, लेकिन इवन इन द फाइनल डेज जब ये 2 वीक्स का सीज फायर अनाउंस हुआ था, तेहरान कंटिन्यू टू लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स एट इजराइल एंड अदर स्टेट्स इन द रीजन। तो दूसरे रीजन्स पर इजराइल पर कंटिन्यूस अटैक्स हो रहे थे। पीट हेक्सेट तो ये कहते हैं कि यूएस इजराइल बॉम्बिंग कैंपेन जो है उसने फंक्शनली डिस्ट्रॉय कर दिया है ईरान के जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको, और उनके जो मिलिट्री कॉम्बैट है उसको इनअफेक्टिव बना दिया फॉर ईयर्स टू कम। लेकिन टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्सेस का मानना है कि इस जंग में ज़रूर इजराइल के जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको एक जो है वो सेटबैक हुआ है, लेकिन पार्शली। और इस सब की सबसे बड़ी वजह वो कहते हैं कि अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं जिन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि ईरान के मिसाइल और लॉन्चर्स अंडरग्राउंड सिटीज़ में इतनी गहराई में मौजूद हैं कि उनको मुकम्मल तौर पर तबाह करना नामुमकिन है। इसीलिए इजरायली फोर्स प्लगिंग मेथड का इस्तेमाल करती हैं, यानी इन ग्राउंड सिटीज़ के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को तबाह करना, ताकि तमाम वेपन्स जो है वो अंदर ही ट्रैप हो जाएं और इस्तेमाल के काबिल ना रहें। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ एक टेम्पररी हल है, क्योंकि बहुत जल्द ईरान इन एंट्री पॉइंट्स को दोबारा खोलने का काम शुरू कर देता है। 20 मार्च को CNN ने ईरान की इन अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ पर एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट तैयार की ताकि इनकी जो रेजिलियंस है उसका एक अंदाज़ा लगाया जा सके। सैटेलाइट इमेजरी के मुताबिक इस रिपोर्ट में बताया गया है कि यूएस और इजराइल ने अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को टारगेट किया, लेकिन सैटेलाइट इमेजरी से मालूम होता है कि इजराइल के हमलों के 48 आवर्स के अंदर अंदर ही ईरान की जानिब से इन एंट्री पॉइंट्स को खोलने का काम शुरू कर दिया गया। इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स भी इसकी तस्दीक करता है। वो कहते हैं कि एक खबर के मुताबिक यूएस इंटेलिजेंस ने ये अंदाज़ा लगाया है कि ज़ेरे ज़मीन जो बॉम्ब्ड मिसाइल साइट्स हैं उनको ईरान ऑलरेडी रिकवर कर रहा है, और ये काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है इवन ड्यूरिंग द सीज फायर। एक डिजिटल मैथ प्लेटफॉर्म सोर एटलस ने ये दिखाया, सैटेलाइट इमेजरी के ज़रिए उनको पता चला कि 2 लोकेशंस, अंडरग्राउंड लोकेशंस खबरेज और होमेन में टनल्स के जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ से ट्रक्स मिट्टी के मलबे उठा रहे हैं। तो अब अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन जो है कहा जा रहा है अब भी रुकी नहीं है, बल्कि और तेज़ हो गई है, उनको और गहरा बनाया जा रहा है। न्यूक्लियर साइट्स की जो एंट्रेंसेस हैं उनको रीइंफोर्स किया जा रहा है, टनल्स को गहरा और मजबूत बनाया जा रहा है, और फैसिलिटीज़ को ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड किया जा रहा है। ये सब इसलिए है ताकि फ्यूचर स्ट्राइक्स के फ्यूचर में अगर कोई स्ट्राइक्स होती हैं तो उसके बावजूद जो रिटेलिएटरी कैपेबिलिटीज़ हैं वो हमेशा महफूज रहें। ईरान के मुखालफिन के लिए ये एक ऑलमोस्ट अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है। आप सरफेस पे तो जो भी कुछ है उसे तबाह कर सकते हैं अपनी एयर पावर से, सुपर पावर कंट्रीज़ हैं, लेकिन उन फैसिलिटीज़ का क्या जो नीचे ज़मीन के नीचे हैं, सख्त चट्टानों के नीचे जो है वो छुपी हुई हैं, उन तक पहुंचना इजराइल और यूएस के लिए अब भी विद ऑल द टेक्नोलॉजी दे हैव नामुमकिन नज़र आता है।